अस्सलाम वालेकुम। अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी एक खबर ही असल में खबर होती है और उस पर हम आपके सामने अपना तज्जिया पेश करते हैं। आज की अहम खबरें कुछ यूं हैं। क्या अमेरिका के पास सिर्फ 10 रोज का असलहा बाकी रह गया? ईरानी वजीर खारजा वजीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान अब जंग का बनेगा क्या? इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त का सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? और नौरीन खान साहिबा ने एनसीसीआईए में जवाब क्या दाखिल कराया? आखिर में हिंदुस्तान में कॉकरोच पार्टी को कुचलने का मोदी एक्शन। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। ये सवाल बहुत ज्यादा इस वक्त मंजर आम पर गर्दिश कर रहा है। क्या अमेरिका के पास सिर्फ 10 रोज का असलहा बाकी रह गया? अच्छा, ये करीने क्यास भी है ये सवाल, क्योंकि जिस अंधाधुंध तरीके से ताबड़तोड़ तौर से या जिस बेदर्दी से लगातार मुसलसल बगैर किसी वक्फे के अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की है, उसके बाद ये लगता है कि शायद अमेरिका के पास असलहे की वो खेप ना बाकी रही हो जो उसके पास थी। और वो मजीद अगर उसने 10 रोज अपना असलहा चलाया ईरान पर, तो हो सकता है कि उसके ऊपर उसके पास खत्म हो जाए। इस खबर का जब हमने जांच पड़ताल की तो पता ये लगा कि खबर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। दरअसल अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के हवाले से फैलने वाली ये खबर की एक तशरीह है। अच्छा, ईरान अमेरिका लड़ाई में अमेरिका ने इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व्स का इस्तेमाल किया, ये कम होकर, क्योंकि तेल की जब आबनाए हुर्मुज बंद थी तो तेल की हर तरफ शॉर्टेज थी और पूरी दुनिया में ये शॉर्टेज हुई। अमेरिका ने अपने इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व्स का इस्तेमाल किया और उसे करना पड़ा। अब ये कम होकर 311 मिलियन बैरल्स बाकी रह गए हैं, जो कि 1983 के बाद कम तरीन सतह है। ये ऐसे ही समझे, पेट्रोल भी अमेरिका का एक हथियार है, उसका एक वेपन है। अब अगर ये बिलवास्ता या बिलावास्ता ये खबर दुरुस्त है और मैं ये दिल में दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह अमेरिका के पास ये रिवायती असलहा कम ना हो। आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह यह है कि फिर उसके बाद वो न्यूक पर चला जाएगा और अमेरिका से हम कुछ भी बात कर सकते हैं, खास तौर पर जब उसका सदर एक ऐसा बंदा हो जो रात को सोता ना हो, जिसको नींद ना आती हो, जिसको ख्वाब में भी आकर ईरानी शहीद जो अली खamenei हैं, साबिक सुप्रीम लीडर, वो आकर डराते हो, तो उसके पास अगर खुदा ना खास्ता असलहा कम पड़ गया तो उसने कुछ भी करने पर तोड़ लेने हैं। और अब तो ये अज़र मिन शम्स है ये बात कि आ जाता है ये ऐसे वो हमारे कहते थे ना साबिक वजीर दाखिला और इत्तलात और नशरियात भी थे शेख रशीद साहब, उनका एक जुमला है कि साडे कोल पा दे डेढ़ डेढ़ पा दे ते आधा आधा किलो दे बम ने। तो वो अमेरिका के पास अगर खुदा ना खास्ता यही आध पाव पाव डेढ़ पाव के कोई न्यूक्लियर बम हो गए और उसने वो चला दिए, तो मामला बद से बदतर बल्कि बदतरीन हो जाएगा। इसलिए दुआ ये करनी चाहिए कि ये जो जंग है वो रिवायती हथियारों से ही लड़ी जाए। इस और आखिर में, क्योंकि हर जंग का जो आखिर है उसका तस्फिया मुज़ाकरात की मेज पर होना है और मुज़ाकरात की जो मुतहर्रिक कुव्वतें हैं वो अपना जोर लगा रही हैं। इसलिए दुआ करनी चाहिए कि एक रिवायती असला खत्म ना हो। अब आते हैं कि 2 हलाक हुए हैं अमरीकी फौजी। अमरीका में
کسی بھی جنگ کے دوران اگر ان کا کوئی تابوت چلا جائے کسی فوجی کا، تو وہ اس صدر کی، اس سیاسی جماعت کی سیاسی موت ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں، تابوت نہیں برداشت کر سکتے۔ وہ ان کے لیے کون سا کہ شہادت، شہید زندہ ہے؟ ان کے لیے تو یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، اور موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ٹرمپ نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ایک ہمارا فوجی مرا تو ہم 100 ایران کے فوجی ماریں گے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کرے اس میں کم سے کم شہادتیں ہوں، اور کم سے کم ان کے بندے بھی مرے۔ یہ دیکھیں، کچھ بھی ہو، امریکہ، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہی عرض کی تھی کہ امریکہ کو اب راستہ چاہیے ایران کی اشکل پر۔ وہ آ تو گیا، اس نے حملہ تو کر دیا، اب وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ یہ ماندن، اس محاورے کے مصداق، اب وہ نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، اس کو راستہ دینا چاہیے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی زخمی سانپ کمرے میں گھس آئے اور آپ کے پاس اسے مارنے کا کوئی ہتھیار نہ ہو، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں تاکہ وہ سانپ اسے راستہ دیں آپ، اور وہ باہر نکل جائے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اس وقت امریکہ کی سچویشن وہ ایک زخمی سانپ کی سی ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اسے راستہ ملے اور ایران یہ راستہ دے۔ ادھر سے اب ہوتیز جو ہے، انہوں نے باب المندب بند کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ اگر سعودی عرب کی سپلائی رکی تو اس میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہے، کیونکہ پاکستان کی تیل کی غالب ترین ترسیلات تو آتی ہیں سعودی عرب سے۔ تو اس وجہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اب بہت جنگ ہو چکی، سب ہر کسی نے اپنا زور بازو آزما کر دیکھ لیا، اب عقل کو بروئے کار آنا چاہیے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اس جنگ کا بھی خاتمہ کرنا چاہیے۔ پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو، یا یہ جو کہ تیزی سے تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کا اختتام بھی مذاکرات کی میز پر ہی ہونا ہے، جس طرح پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا ہوا تھا۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کے وکلاء نے ایک درخواست دی تھی کہ کافی مہینوں سے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ انہیں امید تھی کہ سپریم کورٹ ریلیف دے گی اور عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ان کے اہل خانہ سے، ان کے وکلاء سے وہ ختم کر دے گی سپریم کورٹ۔ لیکن سپریم کورٹ نے جیل انتظامیہ سے جواب مانگ لیا، رپورٹ طلب کر لی، ملاقاتوں کا حساب مانگ لیا، تو 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا۔ ان ادر ورڈز، سر دست عمران خان کی یہ درخواست بھی اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی، اور یہاں بھی ناکامی ہوئی ہے۔ خیر، یہ وقتی ناکامی ہے، اس پر کیا بات کریں۔ اب آتے ہیں نورین خان نیازی صاحبہ کے بارے میں، جنہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا جو کہتے ہیں نا کہ ان وانٹڈ، جس سے اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا، وہ بیان دیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس بیان کو جس طرح انڈین میڈیا نے اچھالا ہے، وہ ایسے لگتا تھا کہ خدا نہ خواستہ نورین صاحبہ انڈیا میڈیا کی ترجمان بن کر انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اس حوالے سے انہیں کچھ خیال کرنا چاہیے تھا۔ خیر، میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہیں، انہیں لفظوں کا چناؤ نہیں آتا، یہ ان کی مجبوری ہے، ساری زندگی ایک گھریلو عورت ہے، لیکن وہ گوشت پوست کی تو بنی ہوئی ہے نا۔ انہوں نے ان کا بھائی جس کی عمر 75 ہے، وہ جیل میں ہے، اور ان کا بیٹا حسام جو نیازی ہے، وہ 10 سال کے لیے وہ جیل میں بند ہے۔ تو وہ عورت، وہ ایک بہن، وہ ایک ماں کیا کرے؟ وہ اس طرح کے بیانات نہ دے تو کیا دے؟ لیکن خیر، انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ ان کی طلبی ہوئی تھی NCCIA میں
तब उन्होंने उनके वकील ने जवाब जमा कराया कि वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और हमें मजीद टाइम दिया जाए। खैर, उन्होंने तो 4 हफ्तों का मांगा टाइम, लेकिन एनसीसीआईए ने उन्हें दोबारा तलब कर लिया है। अल्लाह करे ये किसी न किसी करवट ये बैठे। फिर पता नहीं मेरे जहन में क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं। ये जैसे ही मैंने नौरीन नियाजी साहिबा का जिक्र किया, फजलुर रहमान साहब कूद के आ गए हैं जहन में। उसकी वजह यह है कि उन्होंने भी तो इस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ बिलो द बेल्ट एक बार नहीं, 2 बार, एक बार तो बयान दे दिया ना, उसके बाद उन्होंने जलती पर तेल क्या, वो आतिशगीर कोई बहुत बड़ा आतिशगीर मादा उस पर फेंक दिया। तेल तो फिर चंद साने जलता है, फिर बुझ जाता है। तो अब उनको किसी ने तलब नहीं किया। क्या इसकी वजह ये है कि इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत ये सोच रही है कि सियासी ताकत खत्म हो गई पीटीआई की, इसलिए हम इमरान खान की बहन को भी बुला सकते हैं, उनको जो भी करना हो हम कर सकते हैं, जिस तरह रगेदना हो रगेद सकते हैं। लेकिन चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास एक सियासी कुव्वत भी है और अददी वो अक्सरियत भी रखते हैं, उनके पास मदरसे के तलबा हैं और उनके पास एक अपनी जे यू आई फे की एक ऐसी फोर्स है जिसके मुजाहरे हमने चंद बरस पहले देखे थे और वो उनकी ट्रेनिंग हो रही थी और अल्लाह जाने पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो ये डबल स्टैंडर्ड रियासत को ये बात सोचनी चाहिए कि एक घरेलू खातून को तो आपने एनसीसीआईए में तलब कर लिया और अब तक आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी भी फोरम पर नहीं बुला सके, बल्कि उनकी तो इतनी वो हिम्मत होगी, वो कहते हैं कि जी जो बंदा एसी वाले कमरे में बैठकर जो जर्नैल मेरे खिलाफ ये कैंपेन चला रहा है उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सराय की में कहते हैं उठ ना रोवेन ते बोरे रोवेन जेले जेड़े लड्डे आंदे होवेन। यानी जो ऊंटों पर जो बोरे रखे होते हैं वो असल में तो बोझ ऊंट पर पड़ रहा होता है ना। ऊंट को रोना चाहिए, ऊंट को बिलबिलाना चाहिए, चीखना चिल्लाना चाहिए। लेकिन यहाँ बोरे रो रहे हैं, जो ऊपर बोरियां पड़ी हैं, जो ऊपर बोझ है वो टप टप आंसू बहा रहा है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब, इस पर रियासत को कुछ सोचना समझना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। एक सबके साथ एक ही हाथ रखो, फिर ठीक है। जो रियासत के खिलाफ बात करे उसको उसकी शख्सी हैसियत क्या है, सियासी कुव्वत क्या है, उसको फिर स्पेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियासत कुछ नहीं देखती। फिर उसके खिलाफ अगर कोई काम हो तो वहां उसे एक पैमाना तय कर लेना चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो, जेयूआई फे हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, कोई हो, उधर डबल स्टैंडर्ड नहीं बुरुएकार आने चाहिए रियासत की जानिब से। अब आते हैं कि नई दिल्ली में काकरोच पार्टी और मोदी की जो इंतजामिया है वो आमने सामने आ गई और एक रियासती जबर का शिकार हो गई है काकरोच पार्टी। और इसमें काकरोच पार्टी को कुचलने का पूरी तरह से एक एक्शन लिया जा रहा है। अब इस एक्शन का क्या अंजाम होता है, लेकिन ये जो काकरोच पार्टी है ये जिन जी है, इसमें गालिब तरीन जो अक्सरियत है वो 20 से 18 से 22-23 साल के 24 बरस के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हैं। और इनमें कई इम्तिहानी जो पेपर लीक हुआ है उसके हवाले से भी कुछ तालिब इल्मों ने वो खुदकुशी की है। इस बात को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखते हुए ये अब काकरोच पार्टी का जो एहतजाज है, गालिब उसका इम्कान ये है कि ये नई दिल्ली से निकलकर तूलो अर्ज में न फैल जाए हिंदुस्तान के। मैं आज एक ट्विटर पर देख रहा था एक वीडियो, उसमें अपने जवां साल बच्चों के साथ नसीरुद्दीन शाह साहब खड़े थे, जो इंडिया के बेबदल अदाकार हैं।
वो भी खामोश तमाशाई बनकर। वो उन्होंने कोई ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला, एक खंबे के साथ टेक लगाकर बस वो खड़े थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। और यही खूबसूरत तरीका है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का। अब अगर कॉकरोच पार्टी ये अगर गटरों से निकलकर, मैं इन्वर्टेड कामाज में कह रहा हूँ, ये गटरों से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, तो मोदी को ये इससे ये पूछना चाहिए, फिर तेरा क्या होगा कालिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ये